हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नंदन पाठशाला में। तो चलिए दोस्तों, फिर आप लोगों के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों की एक नई सीरीज में हम आप लोग के लिए लेकर आए हैं केमिस्ट्री। जी हाँ, रसायन शास्त्र के टोटल 1 से लेकर 160 क्वेश्चनों तक, और ये सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो इन सारे क्वेश्चनों को आप भी यदि हमारे साथ देखना चाहते हैं और इनको हल करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ शुरू से अंत तक जरूर बने रहिए, ताकि आपको भी पता चल सके वो कौन कौन से क्वेश्चन है 160 जो कि प्रीवियस ईयर में यानी 2011 से लेकर 2021 तक के एग्जाम में जो है वो बिहार बोर्ड द्वारा पूछे गए हैं। तो चलिए उन सारे क्वेश्चनों को हम लोग एक एक करके देखते हैं और उनका विश्लेषण जो है वो हम जानते हैं। तो चलिए, जो पहला सवाल है कि कॉपर का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है। जी हाँ, कॉपर का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है आपको बतलाना है। कॉपर ग्लांस, कॉपर पाइराइट, क्यूप्राइट या इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा, कॉपर पाइराइट। जी हाँ, जो तांबा है यानी कॉपर का निष्कर्षण कॉपर पाइराइट अयस्क से ही किया जाता है। अगला क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है। जी हाँ, सबसे कम गलनांक यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से कौन सी धातु सबसे कम ताप पर गल जाएगी। एल्युमिनियम, सोडियम, कॉपर या फिर फेरस। जी हाँ, यहाँ सबसे कम ताप पर गलने वाली धातु सोडियम है। अगला तीसरा क्वेश्चन, साधारण गंधक का आणविक सूत्र क्या होता है, अर्थात साधारण जो गंधक होता है किस आणविक रूप में पाया जाता है। जी हाँ, आपको बतलाना है जो गंधक होता है वो किस आणविक रूप में पाया जाता है, एस या H2 या S8 या फिर S4 के रूप में। जी हाँ, जो साधारण गंधक होता है वो प्रकृति में S8 के रूप में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, फास्फोरस का आणविक सूत्र होता है। जी हाँ, फास्फोरस का आणविक सूत्र क्या होता है, P2, P8 या फिर P4। जी हाँ, फास्फोरस का जो आणविक सूत्र होता है वो होता है P4। अगला क्वेश्चन है कि सोना निम्नलिखित में से किस द्रव में घुल जाता है। जी हाँ, आपको बतलाना है कि जो सोना होता है वो किस द्रव में घुल जाएगा, अम्लराज में, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल में, सांद्र नाइट्रिक अम्ल में या इनमें सभी में। जी हाँ, जो सोना होता है वह अम्लराज में घुल जाता है। जी हाँ दोस्तों, सोना जो होता है अम्लराज में घुल जाता है और इस अम्लराज का प्रयोग ही सोने के गहनों को चमकाने के लिए किया जाता है, अर्थात साफ करने के लिए। अगला क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन है, अमलगम एक मिश्र धातु है जिसमें एक धातु हमेशा रहता है। जी हाँ, आपको बतलाना है कि अमलगम में हमेशा कौन सी धातु विद्यमान रहती है, कॉपर, सिल्वर, पारा या सोना। जी हाँ, जो राइट आंसर होगा वो सी होगा, पारा। अमलगम में हमेशा जो है पारा विद्यमान रहता है, मौजूद रहता है। अगला क्वेश्चन, वल्कनीकरण। जी हाँ, वल्कनीकरण की प्रक्रिया में प्राकृतिक रबर के साथ निम्नलिखित में से क्या मिलाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, आपको बतलाना है कि जो वल्कनीकरण की प्रक्रिया है उसमें प्राकृतिक रबर के साथ क्या मिलाया जाता है। साधारण गंधक को, एकंताक्ष गंधक को, अष्टफलकी गंधक को या श्वेत फास्फोरस को। जी हाँ, वल्कनीकरण की प्रक्रिया में हमेशा जो है साधारण गंधक को मिलाया जाता है प्राकृतिक रबर के साथ। अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन अति ज्वलनशील है। जी हाँ, अति ज्वलनशील यानी सबसे ज़्यादा ज्वलनशील इन 4 ऑप्शनों में से कौन सा तत्व है, लाल फास्फोरस, श्वेत फास्फोरस या फिर साधारण गंधक या प्लास्टिक बंधन। जी हाँ, सबसे ज़्यादा ज्वलनशील या अति ज्वलनशील जो होता है वो होता है आपका श्वेत फास्फोरस। जी हाँ दोस्तों, श्वेत फास्फोरस जो होता है वह अति ज्वलनशील होता है। चलिए 8 क्वेश्चनों को देखा, इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन यानी 9 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 9वां क्वेश्चन आप लोग के सामने है। 9वां क्वेश्चन है कि व्यवहारिक स्तर पर, जी हाँ दोस्तों, व्यावसायिक स्तर पर एल्युमिनियम धातु का निष्कर्षण किस अयस्क से किया जाता है। जी हाँ, व्यावसायिक स्तर पर एल्युमिनियम धातु का जो निष्कर्षण है वह किस अयस्क से किया जाता है, क्रायोलाइट, बॉक्साइट, कोरंडम या इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, राइट आंसर आपका बी होगा, बॉक्साइट से। व्यावसायिक स्तर पर एल्युमिनियम धातु का जो निष्कर्षण है वो बॉक्साइट अयस्क से किया जाता है। अगला क्वेश्चन 10 नंबर, लोहे के निष्कर्षण में चूना पत्थर कैल्शियम सिलिकेट एक यौगिक बनाता है, यह यौगिक कहलाता है। जी हाँ, इस यौगिक को क्या कहा जाता है, भर्जन, प्रगलन, द्रावक या धातुमल। जी हाँ, लोहे के निष्कर्षण में चूना पत्थर जो है कैल्शियम सिलिकेट नामक एक यौगिक बनाता है और इस यौगिक को क्या कहा जाता है। जी हाँ, इस यौगिक को कहा जाता है धातुमल। जी हाँ, धातुमल के नाम से इसे जाना जाता है। अगला क्वेश्चन 11 नंबर, किसी तत्व के गुण धर्म का 2 या 2 से अधिक विभिन्न रूपों में
प्रस्तुतिकरण तत्व की क्या कहलाती है। जी हाँ दोस्तों, आपको बतलाना है कि किसी तत्व के गुण धर्म का दो या दो से अधिक विभिन्न रूप में जो प्रस्तुतिकरण है वह तत्व का क्या कहलाता है। अपरूपता, समावयवता, समरूपता या फिर उभय धर्मिता। जी हाँ, इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा, अपरूपता कहलाता है। जी हाँ दोस्तों, राइट आंसर ए, अपरूपता कहलाता है। 12 क्वेश्चन, धातुओं की प्रकृति होती है। जी हाँ, जो धातुएं होती है उनकी प्रकृति क्या होती है। विद्युत धनात्मक, विद्युत ऋणात्मक, उदासीन, कोई नहीं। जी हाँ, जो धातुएं होती है वो हमेशा क्या होती है, विद्युत धनात्मक होती है। राइट आंसर आपका ए होगा, विद्युत धनात्मक। क्यों? क्योंकि जो धातुएं होती है हमेशा इलेक्ट्रॉनों का त्याग करती है और त्याग करने के फलस्वरूप वो धनायन बनाती है, इसीलिए जो जितनी भी धातुएं हैं उन्हें क्या कहा जाता है, विद्युत धनात्मक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन 13 नंबर, लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है। जी हाँ, लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए अर्थात मूर्छा से बचाने के लिए उन पर किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है। तांबा की, चांदी की, सोना की या जिंक की। जी हाँ, राइट आंसर यहाँ डी होगा, जिंक की पतली परत चढ़ा दी जाती है जिससे कि वो जंग से सुरक्षित रहते हैं। अगला क्वेश्चन, किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको 2018 के ए सेट में प्रथम पाली में पूछा गया है। किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है, आपको बतलाना है। विरंजक चूर्ण, जिप्सम, चूना पत्थर या कच्चा चूना। जी हाँ, इसका जो राइट आंसर होगा बी होगा, जिप्सम को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं और 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, जो विद्युत अपघटनी परिष्करण होता है उसमें अशुद्ध धातु को बनाया जाता है। अशुद्ध धातु को क्या बनाया जाता है, एनोड, कैथोड, अपघट्य या इनमें सभी। जी हाँ, अशुद्ध धातु को एनोड बनाया जाता है। राइट आंसर आपका ये होगा, एनोड। 16 नंबर क्वेश्चन, शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है। जी हाँ, शुद्ध सोना को किस रूप में व्यक्त किया जाता है, यानी शुद्ध सोना की जो शुद्धता होती है वो कितने कैरेट की होती है, 22 कैरेट, 24 कैरेट, 20 कैरेट या फिर 12 कैरेट। जी हाँ, राइट आंसर आपका बी होगा, 24 कैरेट का। शुद्ध सोना हमेशा 24 कैरेट का होता है। अगला क्वेश्चन 17 नंबर, कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है। जी हाँ दोस्तों, कौन सी जो अधातु है वो कमरे के ताप पर द्रव होता है। देखिए बहुत बार इस क्वेश्चन को पूछा गया है 2014 में, 2019 में। तो आपको बताना है कि कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव होता है। ब्रोमीन, पारा, तांबा, एल्युमिनियम। जी हाँ, राइट आंसर आपका ए होगा, ब्रोमीन धातु जो होती है वो कमरे के ताप पर द्रव रूप में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, सीसा और टीन की मिश्र धातु को क्या कहा जाता है। जी हाँ, सीसा और टीन की मिश्र धातु को क्या कहा जाता है, आपको बतलाना है। सोल्डर, स्टील, गन मेटल या उपधातु। जी हाँ, सीसा और टीन की मिश्र धातु को सोल्डर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है। जी हाँ, किस तत्व को चाकू से काटा जा सकता है। लिथियम को, कैल्शियम को, कॉपर को या फिर आयरन को। जी हाँ दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा ए होगा, लिथियम को चाकू से काटा जा सकता है क्योंकि लिथियम तत्व जो होता है बहुत ही मुलायम होता है। अगला क्वेश्चन है 20वां, कि निम्नलिखित में से कौन अधिक अभिक्रियाशील है। जी हाँ, निम्नलिखित तत्वों में कौन सा तत्व जो होगा वो सबसे अधिक अभिक्रियाशील होगा, आपको बतलाना है। तांबा, मरकरी, चांदी या फिर सोना। जी हाँ, CuHg, Ag या Au, इन चारों में सबसे अधिक क्रियाशील कौन सा है। जी हाँ, राइट आंसर ए होगा, Cu, तांबा जो होता है इन तीनों से अधिक अभिक्रियाशील धातु है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और हम लोग 21 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 21 क्वेश्चन है 21 नंबर, कि निम्न में कौन अधातु है। जी हाँ, निम्नलिखित ऑप्शनों में कौन एक अधातु है। Fe, Cal या Au। जी हाँ, 2013 में इस क्वेश्चन को पूछा गया था। तो निम्न में कौन अधातु है। जी हाँ, कार्बन जो है वो अधातु है और ये तीनों क्या है, धातुएं हैं। अगला क्वेश्चन 22 नंबर, कार्बन क्या है। जी हाँ, कार्बन क्या है, धातु है, अधातु है, उपधातु है या फिर कोई नहीं। जी हाँ, कार्बन जो है वो एक अधातु है। अगला क्वेश्चन, सिलिका क्या है। जी हाँ दोस्तों, सिलिका क्या है, धातु है, अधातु है, उपधातु है या इनमें कोई नहीं।
जी हाँ, आपको बताना है सिलिका क्या है, धातु है, अधातु है, उपधातु है या इनमें कोई नहीं। जी हाँ, जो सिलिका है वो इनमें से कोई नहीं है, न ही धातु है, न ही अधातु है और न ही उपधातु है। अगला क्वेश्चन 24 नंबर, सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर के धातु हैं, यानी सक्रियता श्रेणी में जो हाइड्रोजन के ऊपर धातु होते हैं वो उनमें क्या गुण होता है? अम्लों से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन आयन बनाते हैं, अम्लों से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, साधारण ताप पर जल से अभिक्रिया करते हैं या इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, जो राइट आंसर होगा वो आपका बी होगा। सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर के धातु अम्लों से अभिक्रिया करके क्या करते हैं? हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। अगला क्वेश्चन 25 नंबर, उच्च विद्युत धनात्मकता के कारण धातु के परमाणु बनाते हैं। जी हाँ, उच्च विद्युत धनात्मकता के कारण धातु के परमाणु क्या बनाते हैं? धन आयन, ऋण आयन, उदासीन आयन या सहसंयोजक बंधन। जी हाँ दोस्तों, राइट आंसर आपका ए होगा, धन आयन बनाते हैं। उच्च विद्युत धनात्मकता के कारण जो धातु के परमाणु होते हैं वो क्या बनाते हैं? धनायन। अगला क्वेश्चन 26 नंबर, धातु के ऑक्साइड सामान्यतः होते हैं। जी हाँ, धातुओं के ऑक्साइड जो होते हैं वो सामान्यतः क्या होते हैं? अम्लीय, क्षारीय, उभयधर्मी या उदासीन। जी हाँ, धातुओं के ऑक्साइड जो होते हैं वो क्षारीय होते हैं। अगला क्वेश्चन, अयस्क से चुंबकीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए जो विधि प्रयुक्त की जाती है वह है। जी हाँ, अयस्कों से चुंबकीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? हाथ से चुनकर, गुरुत्व पृथक्करण विधि, फेन प्लवन विधि या चुंबकीय पृथक्करण विधि। जी हाँ, राइट आंसर आपका डी होगा, चुंबकीय पृथक्करण विधि। तो 27 क्वेश्चनों को हमने देखा। अब चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं और 28वां क्वेश्चन देखते हैं। 28वां क्वेश्चन है आपके सामने कि सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किस विधि द्वारा किया जाता है? जी हाँ, सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है किस विधि द्वारा? हाथ से चुनकर, निछालन द्वारा, फेन प्लवन द्वारा या निस्तापन द्वारा। जी हाँ, सल्फाइड अयस्कों का जो सांद्रण होता है वो हमेशा फेन प्लवन विधि द्वारा किया जाता है। राइट आंसर सी होगा, फेन प्लवन। अगला क्वेश्चन 29 नंबर, निम्नलिखित में से कौन एल्यूमिनियम का मिश्र धातु है? जी हाँ, निम्नलिखित में कौन एल्यूमिनियम का मिश्र धातु है? मैग्नीशियम, जर्मन सिल्वर, पीतल या फिर कांसा। जी हाँ, आपको बतलाना है कि निम्नलिखित में से कौन एल्यूमिनियम का मिश्र धातु है। जी हाँ, यहाँ जो राइट आंसर होगा वो आपका ए होगा। मैग्नीशियम जो है यह क्या है? एल्युमिनियम का मिश्र धातु है। अगला क्वेश्चन 30 नंबर, बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? जी हाँ, बॉक्साइट से किस धातु को प्राप्त किया जाता है? लोहा को, कैल्शियम को, सोडियम को या एल्यूमिनियम को? जी हाँ, बॉक्साइट से जो है एल्युमिनियम को प्राप्त किया जाता है, अर्थात जो बॉक्साइट है यह क्या है? एल्युमिनियम का अयस्क होता है। अगला क्वेश्चन 31 नंबर, पोटेशियम की परमाणु संख्या है। बहुत ही जी सवाल, पोटेशियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? 19, 18, 20 या 7? जी हाँ, पोटेशियम की जो परमाणु संख्या है वो 19 होती है। राइट आंसर आपका ए होगा। 32 नंबर क्वेश्चन, ऑक्सीजन की परमाणु संख्या है। जी हाँ, ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी होती है? 7, 8, 9 या 10? ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8 होती है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 33 नंबर, क्लोरीन की परमाणु संख्या है। जी हाँ, क्लोरीन की परमाणु संख्या बताना है। 9, 15, 16 या 17? जी हाँ, क्लोरीन 17 नंबर पर है। अगला क्वेश्चन, हीलियम की परमाणु संख्या है। 2, 10, 18 या 11? जी हाँ, हीलियम की परमाणु संख्या 2 होती है। अगला क्वेश्चन 35 नंबर, कि कैल्शियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? 12, 13, 19 या 20? जी हाँ, कैल्शियम जो होता है ये 20वें नंबर पर है। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन है, फास्फोरस की परमाणु संख्या है। जी हाँ, फास्फोरस की परमाणु संख्या कितनी है? 12, 13, 19 या फिर 20? जी हाँ, फास्फोरस की परमाणु संख्या कितनी है? 9, 15, 16 या फिर 17? तो जी हाँ, जो फास्फोरस होता है वह फास्फोरस कितने नंबर पे है आप लोग बतलाइए। जी हाँ, फास्फोरस जो है 15 नंबर पर है। तो फास्फोरस की परमाणु संख्या कितनी होती है? 15। अगला क्वेश्चन 37 नंबर, आयनिक यौगिक NaCl का गलनांक है। जी हाँ, बहुत ही VVI क्वेश्चन, डीपली क्वेश्चन पूछा गया है। आयनिक यौगिक यानी आपको पता है आयनिक यौगिकों का गलनांक बहुत ही उच्च होता है। तो आयनिक यौगिक NaCl अर्थात जो नमक होता है वह कितने डिग्री सेल्सियस पर मेल्ट होना शुरू हो जाएगा, अर्थात पिघलना शुरू हो जाएगा? आपको बतलाना है 887 डिग्री सेल्सियस, 174, 1045 या फिर 981? जी हाँ,
NaCl का जो गलनांक होता है वो 1074 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला क्वेश्चन, कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु में अधिक ताप पर गर्म करने से यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इस क्रिया को क्या कहा जाता है? भर्जन, निस्तापन, ऑक्सीकरण या फिर अवकरण? जी हाँ, इस क्रिया को कहा जाता है निस्तापन। राइट आंसर आपका बी होगा। अगला क्वेश्चन 39 नंबर, सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। तो इस प्रक्रिया को किस नाम से जानते हैं या इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? भर्जन, निस्तापन, ऑक्सीकरण या फिर अवकरण? जी हाँ, इस प्रक्रिया को भर्जन के नाम से जानते हैं। राइट आंसर आपका ये होगा भर्जन। अगला क्वेश्चन, लंबे समय तक आर्द्र वायु में रहने पर लोहे पर भूरे रंग के पत्र की पदार्थ की परत चढ़ जाती है, जिसे कहा जाता है? जी हाँ, लंबे समय तक आर्द्र वायु में रहने पर जो लोहा होता है उसके ऊपर क्या होता है? भूरे रंग की पत्र की पदार्थ की परत चढ़ जाती है। इसको क्या कहा जाता है? पेंट, गैल्वेनाइजेशन, जिंक या फिर जंग? जी हाँ, इसे जंग कहा जाता है। जंग, जिसे हम साधारण बोलचाल की भाषा में मूर्छा कहते हैं। अगला क्वेश्चन 41 नंबर, अयस्क से धातु का निष्कर्षण तथा उसका परिष्करण कर उपयोगी बनाने के प्रक्रम को क्या कहा जाता है? धात्विकी, धातुकर्म, धातुशाला, इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, जो राइट आंसर होगा आपका बी होगा, धातुकर्म कहा जाता है। अयस्क से धातु का निष्कर्षण तथा उसका परिष्करण अर्थात शोधन कर उपयोगी बनाने का प्रक्रम, यानी ये सभी क्रियाएं या सभी चरण मिलकर क्या कहलाता है? धातु कर्म कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं 42 नंबर क्वेश्चन। 42 क्वेश्चन है कि जंगरोधी स्टील, जी हाँ, जंगरोधी स्टील क्या है? धातु है, अधातु है, मिश्र धातु है, इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, 2019 के सी में आया है ये क्वेश्चन। जंगरोधी स्टील क्या है? तो जो जंगरोधी स्टील होता है वो क्या होता है? मिश्र धातु होता है, जिसमें कि जंग नहीं लगता है। अगला क्वेश्चन 43, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है? जी हाँ दोस्तों, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? Cl2, F, O2 या फिर I? जी हाँ, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व आपका होता है F अर्थात फ्लोरीन। जी हाँ, फ्लोरीन हमारे पूरी आवर्त सारणी में सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, फ्लोरीन। अगला क्वेश्चन, क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है? जी हाँ दोस्तों, क्रायोलाइट से किस धातु का निष्कर्षण किया जाता है आपको बतलाना है। तांबा का, लोहा का, एल्यूमिनियम का या फिर मैग्नीशियम का? जी हाँ, क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है? तो जो क्रायोलाइट होता है वह आपका क्रायोलाइट क्वेश्चन है कि किस धातु का अयस्क है? तो जो क्रायोलाइट है वह आपका तांबा का अयस्क होता है। जी हाँ, क्रायोलाइट जो है वह तांबा का अयस्क है। अगला क्वेश्चन 45 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है? जी हाँ दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है? एल्युमिनियम, जिंक, फेरस या फिर मैग्नीशियम? जी हाँ, आपको बतलाना है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे कम अभिक्रियाशील है, यानी सबसे कम अभिक्रिया करती है। इसका राइट आंसर क्या होगा? एल्युमिनियम, जस्ता, लोहा या फिर मैग्नीशियम? जी हाँ, इन सभी धातुओं में सबसे कम अभिक्रियाशील जो है वह आपका फेरस है अर्थात लोहा है। अगला क्वेश्चन 46 नंबर, निम्नलिखित में किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? जी हाँ दोस्तों, किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? एल्युमिनियम को, सोडियम को, मैग्नीशियम को या फिर कॉपर को? जी हाँ, सोडियम को जो है आसानी से चाकू से काटा जा सकता है, क्योंकि इन चारों में से मैग्नीशियम, कॉपर और एल्युमिनियम जो होती है काफ़ी कठोर होती है, लेकिन इनकी तुलना में जो सोडियम है ये क्या होता है? मुलायम होता है। अगला क्वेश्चन, लोहे के फ्राइंग पैन के जंग से बचाने के लिए निम्न में कौन सी विधि उपयुक्त है? जी हाँ, लोहे के फ्राइंग पैन के जंग से बचाने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? आपको बतलाना है ग्रीज लगाकर, पेंट लगाकर, जिंक की परत चढ़ाकर या इनमें सभी को अपनाकर? जी हाँ, जो राइट आंसर होगा आपका डी होगा, इनमें से सभी को अपनाकर, अर्थात लोहे के फ्राइंग पैन
यानी जितने भी लोहे के सामान होते हैं उनको जंग से बचाने के लिए ग्रीस लगाया जाता है, पेंट किया जाता है और जिंक की परत भी चढ़ाई जाती है, अर्थात इनमें से सभी जो होगा आपका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग 48 नंबर क्वेश्चन जो है हम लोग का। 48 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है। जी हाँ, निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है। मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम या फिर पोटेशियम। जी हाँ, दी गई धातुओं में सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है। तो जी हाँ, इनमें सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु आपका पोटेशियम है। राइट आंसर आपका डी होगा, पोटेशियम। अगला क्वेश्चन कि जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ होती है। जी हाँ, मैग्नीशियम फीता को जब जलाया जाता है तो मैग्नीशियम का फीता किस लौ के साथ जलता है। पीली, नीली, चमकीली या फिर लाल। जी हाँ, मैग्नीशियम के फीते को जब जलाया जाता है तो उसकी लौ कैसी होती है। जी हाँ, चमकीली, उजला। जी हाँ, यानी बहुत ही तेज चमकता है और उसका जो प्रकाश होता है वो लगभग उजला टाइप का होता है। अगला क्वेश्चन है एक्वारेजिया। जी हाँ, रायल जल किस अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताज़ा मिश्रण होता है। जी हाँ, आपको बतलाना है 3:2, 2:3, 3:1 या 1:3। जी हाँ, राइट आंसर आपका सी होगा, 3:1 होता है एक्वारेजिया। जी हाँ, ये एक्वारेजिया ही है जिसे अम्लराज कहा जाता है और इसी में जो सोना धातु है वो क्या होती है, घुल जाती है। अगला क्वेश्चन, अपने शुद्ध रूप में धातु की सतह होती है। जी हाँ, अपने शुद्ध रूप में जो धातुएं होती हैं उनकी सतह होती है चमकदार, खुरदुरा, काला या फिर इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, अपने शुद्ध रूप में जो धातुएं होती है तो उनकी सतह कैसी होती है। जी हाँ, चमकदार होती है। धातुओं के गुण में आपने पढ़ा होगा कि धातुएं जो क्या होती है, चमकीली होती है। अगला क्वेश्चन कि धातु का पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को क्या कहा जाता है। जी हाँ, धातु के अंदर जो क्षमता होती है तार के रूप में पतला खींचने की, उसे क्या कहा जाता है। आघातवर्ध्यता, तन्यता, लचीलापन, इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, धातुओं के इस गुण को तन्यता का गुण कहा जाता है, यानी 52 का जो आंसर होगा आपका बी होगा, तन्यता। अगला क्वेश्चन कि कुछ धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाया जा सकता है, इस गुण धर्म को क्या कहते हैं। जी हाँ, कुछ धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाया जा सकता है तो धातुओं के अंदर पाए जाने वाले इस गुण धर्म को हम क्या कहेंगे। तन्यता का गुण, आघातवर्ध्यता का गुण, दोनों या इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, इसका जो राइट आंसर होगा आपका बी होगा, आघातवर्ध्यता का गुण। जी हाँ, पीटकर यानी वो चोटों को सह सकती है, इसलिए इनके अंदर क्या गुण है, आघातवर्ध्यता का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 54 नंबर। जी हाँ, 54 नंबर जो क्वेश्चन है हम लोग के सामने, 54 नंबर क्वेश्चन ये रहा कि जो धातुएं कठोर सतह से टकराने पर आवाज उत्पन्न करती है उन्हें क्या कहते हैं। तन्यता, ध्वनिक, आघातवर्ध्यता या फिर इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, उसे ध्वनिक कहा जाता है, यानी धातुएं जो होती हैं एक विशेष प्रकार की क्या करती हैं, ध्वनि उत्पन्न करती हैं। अगला क्वेश्चन, सबसे अधिक तन्य धातु कौन सी है। जी हाँ, सबसे अधिक तन्य धातु बतलाना है, यानी किस धातु को सबसे अधिक खींचा जा सकता है, अर्थात किस धातु का सबसे लंबा तार बनाया जा सकता है। चांदी का, तांबा का, एल्यूमिनियम का या फिर सोना का। जी हाँ दोस्तों, सबसे अधिक तन्य धातु जो होती है वो सोना होती है। सबसे पतला तार अगर किसी धातु का बनाया जा सकता है तो वो एकमात्र धातु है सोना। अगला क्वेश्चन, 1 ग्राम सोना से कितना लंबा तार बनाया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, देखिए इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। सबसे अधिक तन्य धातु सोना है। अब यहाँ दे दिया कि 1 ग्राम सोना से आप कितना लंबा तार बना सकते हैं। जी हाँ, 1 किमी, 2 किमी, 3 किमी या फिर 4 किमी। जी हाँ, जो राइट आंसर होगा बी, लगभग 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है मात्र 1 ग्राम सोना से। जी हाँ दोस्तों, मात्र 1 ग्राम सोना से क्या हो सकता है कि 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, कमरे के ताप पर मरकरी धातु किस अवस्था में पाई जाती है। जी हाँ, कमरे के ताप पर जो मरकरी होती है यानी वो किस रूप में पाई जाती है, ठोस, द्रव, गैस या कोई भी। जी हाँ दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा, कमरे के ताप पर मरकरी जो होती है वो द्रव अवस्था में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन,
कि इनमें से कौन अधातु होते हुए भी चमकीला होता है। जी हाँ, अपवाद है, यानी अधातुओं में चमकीलापन का गुण नहीं होता है, लेकिन एक अधातु है जो चमकीली होती है। आपको बतलाना है कौन सी अधातु है, कार्बन, ब्रोमीन, आयोडीन या इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, राइट आंसर आपका सी होगा। आयोडीन जो अधातु है, यह अधातु होते हुए भी क्या होती है, चमकीली होती है। अगला क्वेश्चन, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है। जी हाँ, प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ आपको बतलाना है। लिथियम, हीरा, सोडियम या पोटेशियम। जी हाँ, प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ हीरा है। जी हाँ, हीरा इस प्रकृति का सबसे कठोर पदार्थ है। अगला क्वेश्चन, एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, जो एल्युमिनियम होता है, उस एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की जो परत होती है, उस परत बनने की क्रिया को क्या कहा जाता है। आपको बतलाना है एनोडीकरण, कैथोडीकरण, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका ए होगा। एनोडीकरण कहा जाता है। एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनने की क्रिया को एनोडीकरण कहा जाता है। चलिए 61 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं और 61 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन ये रहा आपके सामने कि अभिक्रियाशीलता के क्रम में कौन सही है। जी हाँ, अभिक्रियाशीलता के क्रम में निम्नलिखित में कौन सही क्रम में व्यवस्थित है। एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, जिंक, फेरस। जिंक, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, फेरस, या मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक या फेरस, या फिर फेरस, जिंक, एल्युमिनियम या मैग्नीशियम। जी हाँ, आपको बतलाना है कि अभिक्रियाशीलता के क्रम में इन चारों में से कौन सा क्रम जो है वो बिल्कुल सही है। जी हाँ, जो राइट आंसर है आपका 61 का सी होगा। मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक और फेरस, यानी मैग्नीशियम इसमें सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, दूसरे नंबर पर एल्युमिनियम, तीसरे नंबर पर जिंक और सबसे कम क्रियाशील इनमें से कौन है तो फेरस है, यानी लोहा। अगला क्वेश्चन, इनमें सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन है। जी हाँ, इन धातुओं में सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन है। सोडियम, कैल्शियम या फिर पीबी या एयू। जी हाँ, यहाँ सबसे अधिक अभिक्रियाशील जो धातु है वो क्या है आपका Na अर्थात सोडियम है। अगला क्वेश्चन 63 नंबर क्वेश्चन है कि सोडियम की परमाणु संख्या है। बहुत ही इजी सवाल। जी हाँ, बच्चों का सवाल है। सोडियम की परमाणु संख्या 18, 11, 12 या 13। तो जी हाँ, सोडियम की परमाणु संख्या 11 होती है। देखिए बच्चों वाला सवाल ये 2020 में आया था सेट नंबर ए में, सेकेंड पाली में। अगला क्वेश्चन 64 नंबर, कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है। जी हाँ, सबसे सरल हाइड्रोकार्बन कौन सा होता है। मीथेन, एथेन, प्रोपेन या फिर ब्यूटेन। जी हाँ, सबसे सरल हाइड्रोकार्बन मीथेन को कहा जाता है। इसे याद कर लीजिएगा, भूलने वाला क्वेश्चन ये। सबसे सरल हाइड्रोकार्बन मीथेन CH4 को कहा जाता है। देखिए ये सवाल भी 2019 के सेट नंबर ए सेकेंड पाली में आया हुआ है। अगला क्वेश्चन कि सरलतम हाइड्रोकार्बन है। जी हाँ, सबसे सरलतम हाइड्रोकार्बन है। जी हाँ, सबसे सरलतम हाइड्रोकार्बन मीथेन ही है। देखिए कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है, मीथेन। और यहाँ पर भी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दिया, सरलतम हाइड्रोकार्बन पूछा तो सरलतम हाइड्रोकार्बन भी आपका क्या होगा, मीथेन ही होगा। देखिए इस सवाल को 2016 में भी पूछा है और 2021 में भी पूछा है। अगला क्वेश्चन, कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर बनाता है। जी हाँ दोस्तों, कार्बन हाइड्रोजन के साथ संयोग करके क्या बनाता है, आयनिक यौगिक, हाइड्रोकार्बन, हैलोजन या फिर अम्लराज। जी हाँ, कार्बन हाइड्रोजन से संयोग करके क्या बनाता है, हाइड्रोकार्बन का निर्माण करता है। ये भी बहुत ही इजी सवाल है और ये भी आया है 2016 में। अगला क्वेश्चन, वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति है। जी हाँ दोस्तों, हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड कितनी मात्रा में उपस्थित है, आपको बतलाना है। सही आंसर 0.01%, 0.05%, 0.03% या फिर 0.02%। जी हाँ, तो हमारे वायुमंडल में CO2 गैस की जो उपस्थिति है, आपका राइट आंसर होगा सी नंबर 0.03%। चलिए आगे बढ़ते हैं और 68 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। जी हाँ, 68 क्वेश्चन है कि सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र होता है। जी हाँ, बहुत ही इजी सवाल है ये भी। सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र होता है
H2S2O7, H2SO4, H2S2O3 या H2S2O8? जी हाँ, इसका राइट आंसर बी होगा। H2SO4 जो है सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है और इसे भी देखिए 2015 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, कार्बोक्सिलिक एसिड समूह कौन है? जी हाँ, कार्बोक्सिलिक एसिड का समूह निम्नलिखित में कौन है? CHO, COOH, CO या फिर NH2? जी हाँ, कार्बोक्सिलिक एसिड का जो समूह है वो आपका है COOH, राइट आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन, इथिलीन में कार्बन कार्बन के बीच दो आबंध मौजूद हैं जिनमें, जी हाँ, इथिलीन जो यौगिक है उसमें कार्बन कार्बन के बीच दो आबंध मौजूद है जिनमें क्या होता है आपको बतलाना है। एक सिग्मा एक पाई आबंध, दोनों सिग्मा आबंध, दोनों पाई आबंध या दोनों इलेक्ट्रोवायलेंट आबंध होते हैं। देखिए इस क्वेश्चन के भी 2015 के सी नंबर मॉडल सेट में पूछा है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका ए होगा। इथिलीन में कार्बन कार्बन के बीच दो आबंध मौजूद होते हैं जिनमें क्या होता है, एक सिग्मा आबंध होता है और एक पाई होता है। जी हाँ, सिग्मा और पाई। अगला क्वेश्चन कि ईथेन में कितने सहसंयोजक आबंध होते हैं? जी हाँ दोस्तों, ईथेन में कितने सहसंयोजक आबंध होते हैं आपको बतलाना है। 2, 4, 6 या 7? जी हाँ, जो ईथेन होता है उसमें कितने सहसंयोजक आबंध होते हैं? तो जी हाँ, आपको पता है ईथेन जो होता है, ईथेन का सूत्र क्या होता है? जी हाँ दोस्तों, C2 होता है और H6 होता है। तो इसमें कितने कह रहा है कि सहसंयोजक आबंध होते हैं, तो आप इसका आबंध बनाकर देख लीजिए। इसका आबंध बनाइएगा तो 2 गो कार्बन है तो इस तरह से बनेगा। जी हाँ, देखिए इसके साथ क्या है कि 6 गो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं तो 6 गो आबंध हो गया और कार्बन कार्बन के बीच ये एक आबंध हो गया, यानी टोटल कितने आबंध है? 7। जी हाँ, राइट आंसर आपका डी होगा 7। और इस क्वेश्चन को देखिए 2015 और 2020 दोनों में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है 72 नंबर कि CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र है? जी हाँ, CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र है आपको बतलाना है। अल्काइन का, एल्कीन का, एल्केन का या प्रोपाइल का? जी हाँ, राइट आंसर इसका सी होगा। एल्केन का सूत्र आपने पढ़ा है CnH2n+2 होता है, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नीला थोथा, जी हाँ, जिसे तूतिया कहा जाता है, का रासायनिक सूत्र क्या है? जी हाँ, नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या होता है आपको बतलाना है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? जी हाँ, इन चारों ऑप्शनों को ध्यान से देखिए और आप सही जवाब देने की कोशिश कीजिए। नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? जी हाँ, नीला थोथा का रासायनिक सूत्र होता है आपका कॉपर सल्फेट इंटू 5H2O। जी हाँ, CuSO4 इंटू 5H2O जो होता है ये नीला थोथा का रासायनिक सूत्र है। इसको भी 2015 और 2021 में दोनों बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है 74, नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? जी हाँ, नाइट्रोजन का जो अणु होता है उस नाइट्रोजन के अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं आपको बतलाना है। 1, 2, 3 या 4? जी हाँ दोस्तों, राइट आंसर आपका होगा वो होगा सी, यानी नाइट्रोजन अणु में 3 सहसंयोजक बंधन होते हैं। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन अणु का सूत्र होता है N2 और आप जानते हैं कि नाइट्रोजन के बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसे अपना स्टक पूरा करने के लिए कितना चाहिए? 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये 3 इलेक्ट्रॉनों का क्या करता है? साझा कर लेता है। तो नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंध हुए? जी हाँ, 3। चलिए आगे बढ़ते हैं और 75 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 75 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? जी हाँ दोस्तों, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है आपको बतलाना है। देखिए ये क्वेश्चन कितना भी आए 2013, 15, 17 और 19, 4 साल इस क्वेश्चन को पूछा गया है। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो अगर आपको भी नहीं पता होगा तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र याद कर लीजिएगा। जी हाँ, CaCO3 MgHCO3 CaHCO3 का होल ट्वाइस MgCO3 का होल ट्वाइस। जी हाँ, संगमरमर का रासायनिक सूत्र जो होता है कैल्शियम कार्बोनेट होता है। जी हाँ दोस्तों, चूना पत्थर को ही संगमरमर कहा जाता है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा CaCO3। अगला क्वेश्चन, चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है? जी हाँ दोस्तों, चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है आपको बतलाना है। सही
CH3COOH, C6H12O6, C12H22O11 या CH3CHO। जी हाँ, चीनी का रासायनिक सूत्र इसे 2015 में पूछा गया है। तो चीनी का रासायनिक सूत्र होता है आपका C यानी C12H22O11। अगला क्वेश्चन, सोडियम कार्बोनेट का अणु सूत्र है। जी हाँ दोस्तों, सोडियम कार्बोनेट का अणु सूत्र क्या होता है? Na2CO3, NaHCO3, Na2CO3 या फिर NaCl। जी हाँ, सोडियम कार्बोनेट। जी हाँ दोस्तों, सोडियम कार्बोनेट, इसको भी 2015 में पूछा गया है। तो सोडियम कार्बोनेट का जो सूत्र होता है, पहला ऑप्शन ही आपका सही हो जाएगा, Na2CO3। अगला क्वेश्चन, कार्बोनिल समूह को सूचित किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, कार्बोनिल जो समूह होता है उसे किससे सूचित किया जाता है? CHO द्वारा, COOH द्वारा, CO द्वारा या COCl2 द्वारा। जी हाँ, कार्बोनिल समूह को हमेशा CO द्वारा सूचित किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, CO। अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में सबसे भारी धातु कौन है? जी हाँ दोस्तों, सबसे भारी धातु यानी इनमें से किस धातु का घनत्व सबसे अधिक होता है, आपको बतलाना है। लिथियम का, यूरेनियम का, सीजियम का या फिर आयरन का। जी हाँ, इनमें सबसे भारी धातु जो है आपका यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा, यूरेनियम। सबसे भारी धातु यहाँ यूरेनियम होती है। अगला क्वेश्चन, जस्ता का अयस्क है। जी हाँ, जस्ता का अयस्क है सिनेबार, जिंक ब्लेंड, बॉक्साइड या फिर सोडियम क्लोराइड। जी हाँ, जिंक का यानी जस्ता का जो अयस्क होता है वो जिंक ब्लेड होता है। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं 81 क्वेश्चन। जी हाँ, 81 क्वेश्चन है कि सिलिकॉन है। जी हाँ, पूछा जा रहा है कि सिलिकॉन है, क्या है? सिलिकॉन धातु है, अधातु है, उपधातु है या फिर मिश्र धातु है। जी हाँ, सिलिकॉन जो है ये क्या है? सिलिकॉन एक उपधातु है। देखिए, इसे भी 2021 में ही पूछा है, पिछले साल ही पूछा है। अगला क्वेश्चन कि आभूषण बनाने वाला सोना होता है। जी हाँ, जिस सोने का आभूषण यानी गहना बनाया जाता है वह कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट, 16 कैरेट, 22 कैरेट या फिर 15 कैरेट। जी हाँ, आभूषण बनाने वाला जो सोना होता है वो नॉर्मली 22 कैरेट का होता है, लेकिन 18 कैरेट का भी सोना आता है, लेकिन जो नॉर्मली यूज होने वाला सोना है ये आपका 22 कैरेट का होता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सा उत्कृष्ट तत्व है? जी हाँ, उत्कृष्ट तत्व का मतलब निष्क्रिय गैस कौन सी है? साधारण भाषा में आयोडीन, सिलिकॉन, आर्गन या ब्रोमीन। जी हाँ, आर्गन जो है यहाँ पर उत्कृष्ट तत्व यानी निष्क्रिय गैस है। इसे भी देखिए पिछले साल ही पूछा है, 2021 में ही पूछा है। अगला क्वेश्चन कि ताम्र एवं टीन के मिश्र धातु को कहते हैं। जी हाँ, तांबा एवं टीन के मिश्र धातु को किस नाम से जाना जाता है? कांसा, पीतल, सोल्डर, ड्यूरेलियम। जी हाँ, तांबा एवं टीन के मिश्र धातु को कांसा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, सोना की परमाणु संख्या है। जी हाँ, सोना की परमाणु संख्या, देखिए 2021 में इस क्वेश्चन को भी पूछा है। सोना की परमाणु संख्या कितनी होती है? 29, 89, 79 या फिर 39। जी हाँ, सोना की परमाणु संख्या 79 होती है, 79। अगला क्वेश्चन, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु है। जी हाँ, कमरे के ताप पर कौन सी धातु द्रव अवस्था में रहती है? पारा, कैल्शियम, लिथियम या सोडियम। जी हाँ, पारा धातु जो है कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? जी हाँ दोस्तों, सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? काला, पीला, हरा या श्वेत। जी हाँ, सिल्वर क्लोराइड का रंग जो होता है वो सफ़ेद होता है। राइट आंसर आपका डी होगा। अगला क्वेश्चन, गंधक की परमाणु संख्या है। जी हाँ दोस्तों, गंधक अर्थात सल्फर की परमाणु संख्या कितनी होती है? 14, 15, 16 या 17। जी हाँ, सल्फर जो है 16 नंबर पर है, तो इसकी परमाणु संख्या कितनी होगी? 16 होगी। चलिए, 88 क्वेश्चनों को हमने देखा। अब अगला क्वेश्चन 89। जी हाँ, 89 क्वेश्चन को देख लिया जाए। 89 क्वेश्चन है कि अधातु के ऑक्साइड होते हैं। जी हाँ दोस्तों, अधातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं? उदासीन होते हैं, अम्लीय होते हैं, क्षारीय होते हैं या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो अधातु होती है, अधातु के जो ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं? अम्लीय होते हैं। जी हाँ, अम्लीय। अगला क्वेश्चन, ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर धनात्मक आयन बनाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है?
उपधातु, धातु, अधातु या मिश्र धातु? जी हाँ, देखिए ये भी क्वेश्चन आया है आपका 2021 में, यानी उन्हें कहा जाता है धातु। ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनात्मक आयन बनाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? जी हाँ, उन्हें धातु कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कि स्टेनलेस स्टील में लोहा एवं कार्बन के अलावा अन्य तत्व रहते हैं, कौन कौन से? यानी जो स्टेनलेस स्टील बनाया जाता है उसमें लोहा और कार्बन तो रहते हैं, इनके अलावा और कौन से तत्व रहते हैं? एल्युमिनियम एवं लेड, चांदी एवं निकेल, निकेल एवं क्रोमियम, मैग्नीज एवं क्रोमियम। जी हाँ, जो राइट आंसर होगा आपका सी होगा, निकेल एवं क्रोमियम उसमें मौजूद रहते हैं। यानी स्टेनलेस स्टील किसका मिश्रण है? लोहा, कार्बन, निकेल एवं क्रोमियम का। चलिए 98 क्वेश्चन को हमने देखा 91। अगला हम लोग 92 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 92 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने कि वैसे कार्बनिक यौगिक जो कार्बन एवं हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं। जी हाँ दोस्तों, वैसे कार्बनिक यौगिक जो कार्बन एवं हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? एल्केन, एल्कीन, एल्काइन या फिर हाइड्रोकार्बन? बहुत ईजी सवाल है, आप इसका जवाब दे सकते हैं। जी हाँ, उन्हें कहा जाता है हाइड्रोकार्बन। अगला क्वेश्चन, जैव गैस के मुख्य अवयव होते हैं। जी हाँ दोस्तों, जैव गैस के मुख्य अवयव होते हैं ब्यूटेन, प्रोपेन, मीथेन या फिर एथेन। जी हाँ, बताना है आपको कि जो जैव गैस होती है यानी बायोगैस होती है उसका जो होता है मुख्य अवयव क्या होता है? जी हाँ, बायोगैस का मुख्य अवयव आपका मीथेन होता है। अगला क्वेश्चन, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है। जी हाँ दोस्तों, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaOH2, CaOCl2, CaCO3 या फिर CaHCO3 का होल ट्वाइस। जी हाँ, आपको बताना है कि विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है। A, B, C या D इनमें से कौन सा राइट आंसर है? जी हाँ, इनमें राइट आंसर आपका बी होगा, CaOCl2। देखिए 2019 में इसको पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, एल्कीनों का सामान्य सूत्र है। जी हाँ, जो एल्कीन होते हैं उनका सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n, CnH2n+2, CnH2n-2 या CnH2n-1? जी हाँ, एल्कीनों का जो सामान्य सूत्र होता है वो क्या होता है? CnH2n। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एथेनॉल के ऑक्सीकरण से प्राप्त होता है। जी हाँ दोस्तों, एथेनॉल के ऑक्सीकरण से क्या प्राप्त होता है? एथेन, फार्मलीन, एथेनोइक अम्ल या फिर मीथेन? जी हाँ, एथेनॉल के ऑक्सीकरण से क्या प्राप्त होता है? तो एथेनॉल के ऑक्सीकरण से हमको मीथेन प्राप्त होती है। नहीं, माफ़ कीजिएगा दोस्तों, मीथेन प्राप्त नहीं होती है। एथेनॉल के ऑक्सीकरण से पूछ रहा है कि क्या प्राप्त होता है, तो जब एथेनॉल का ऑक्सीकरण किया जाता है जी हाँ दोस्तों, तो एथेनोइक अम्ल प्राप्त होता है। तो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, एथेनोइक अम्ल। अगला क्वेश्चन 97, मीथेन मुख्य अवयव होता है। जी हाँ, मीथेन जो है वह मुख्य अवयव किसका मुख्य अवयव होता है? कोल गैस का, जल गैस का, पेट्रोलियम गैस का या फिर जैव गैस का? जी हाँ, जो राइट आंसर है आपका डी होगा, जैव गैस का। क्योंकि देखिए इसी क्वेश्चन को यहाँ पर पूछा गया है कि जैव गैस का मुख्य अवयव होता है तो मीथेन, और यहाँ पर पूछ दिया मीथेन मुख्य अवयव होता है। जी हाँ, तो उसका विपरीत हो जाएगा जैव गैस का। अगला क्वेश्चन, प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव होता है। जी हाँ, जो प्राकृतिक गैस होती है उसका मुख्य अवयव क्या होता है? ब्यूटेन, मीथेन, प्रोपेन या फिर एथेन? जी हाँ, जो प्राकृतिक गैस होती है तो प्राकृतिक जो गैस होती है उस प्राकृतिक गैस में भी मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? जी हाँ, मीथेन ही पाया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 99 क्वेश्चन। जी हाँ, 99 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। 99 नंबर क्वेश्चन है कि नॉर्मल ब्यूटेन एवं आइसोब्यूटेन निम्नलिखित में से क्या है? जी हाँ दोस्तों, नॉर्मल ब्यूटेन एवं आइसोब्यूटेन निम्नलिखित में से क्या है? एल्कीन है, एल्काइन है, समावयवी है या फिर इनमें से कोई नहीं है? जी हाँ, नॉर्मल ब्यूटेन एवं आइसोब्यूटेन ये जो दोनों ब्यूटेन है ये क्या है? समावयवी है। अगला क्वेश्चन 100 क्वेश्चन कि ग्लूकोज में कार्बन के कितने अणु होते हैं? जी हाँ दोस्तों, जो ग्लूकोज होता है उस ग्लूकोज में कार्बन के कितने अणु होते हैं? बहुत ही जी सवाल है। जी हाँ, 2018 में पूछा है इसे, ग्लूकोज में कार्बन के कितने अणु होते हैं? तो ग्लूकोज में कार्बन के 6 अणु होते हैं। अगला क्वेश्चन
कि ग्लूकोज का विखंडन पायरुवेट में होता है, यह प्रक्रम संपन्न होता है। जी हाँ, ग्लूकोज का जो विखंडन है वो पायरुवेट में होता है और यह प्रक्रम संपन्न होता है कहाँ? केंद्रक में, माइटोकॉन्ड्रिया में, कोशिका द्रव्य में या फिर हरित लवक में। जी हाँ, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो राइट आंसर होगा बी, माइटोकॉन्ड्रिया में। अगला क्वेश्चन, कार्बोक्सिलिक अम्ल में उपस्थित अभिक्रियाशील समूह होते हैं। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल में उपस्थित अभिक्रियाशील समूह होते हैं। OH समूह, CHO समूह, COOH समूह या फिर CO समूह। जी हाँ, कार्बोक्सिलिक अम्ल में COOH समूह उपस्थित रहता है। अगला क्वेश्चन कि किसी एथेनोइक अम्ल का तनु विलयन क्या कहलाता है। जी हाँ दोस्तों, किसी एथेनोइक अम्ल का तनु विलयन क्या कहलाता है? टिंक्चर आयोडीन, फेहलिंग विलयन, सिरिका या टालेन अभिकर्मक। जी हाँ, किसी एथेनोइक अम्ल का तनु विलयन क्या कहलाता है? जी हाँ दोस्तों, सिरिका कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कि ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? जी हाँ, ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? 4, 6, 8 या फिर 12। जी हाँ, जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा बी, कि ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के 6 परमाणु, नहीं माफ़ कीजिएगा, क्वेश्चन है कि ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर ऑक्सीजन के परमाणु पूछ रहा है, कार्बन का परमाणु नहीं पूछ रहा है। जी हाँ, तो ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं, आपको ये जवाब देना है। तो ऑक्सीजन के एक अणु में, माफ़ कीजिएगा, ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं। जी हाँ, ये राइट आंसर आपका बी ही होगा। हम थोड़ा कंफ्यूज हो गए थे क्वेश्चन देख करके। जी हाँ, इसका जो राइट आंसर होगा वो राइट आंसर आपका बी होगा। ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के जो होता है कितने परमाणु होते हैं, तो 6 होते हैं, क्योंकि ग्लूकोज का जो सूत्र होता है वो क्या होता है? C6H12 और O6। जी हाँ, तो ग्लूकोज के अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं? तो जी हाँ, 6 को है। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? बी, 6। अगला क्वेश्चन कि कौन सा कार्बन यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। जी हाँ, इन दिए गए ऑप्शनों में से कौन सा कार्बन जो यौगिक है वो सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? CH4, C2H6, C2H4 या C3H8। जी हाँ दोस्तों, आपको बतलाना है कि सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन सा यौगिक होगा। तो इसमें सबसे अधिक अभिक्रियाशील यौगिक आपका C नंबर हो जाएगा, C2H4। अगला क्वेश्चन कि C6H6 का आणविक द्रव्यमान होता है। जी हाँ दोस्तों, C6H6 का आणविक द्रव्यमान होता है। C6H6 किसे कहा जाता है? जी हाँ दोस्तों, C6H6 बेंजीन को कहा जाता है। तो इसका आणविक द्रव्यमान कितना होता है आपको बतलाना है। 72, 180, 78 या फिर 82। जी हाँ, इसका जो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर आपका सी होगा, 78 होता है। C6H6 का आणविक द्रव्यमान जो होगा वो कितना होगा? 78 होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 106 नंबर क्वेश्चन पर थे कि C6H6 का आणविक द्रव्यमान कितना होता है। तो इसका आणविक द्रव्यमान जो होता है आपका 78 होता है। कैसे होता है? जी हाँ, यहाँ देखिए कार्बन के कितने यहाँ पर परमाणु है? 6 गो। और एगो कार्बन का कितना द्रव्यमान होता है? जी हाँ, एगो कार्बन का 12 होता है। और यहाँ पर कितने हैं टोटल कार्बन के परमाणु? तो 6 है। तो 12 × 6 = कितना हो जाएगा आपका? 72 हो जाएगा। 12 × 6 = 72। और एगो हाइड्रोजन का कितना होता है? 1 होता है। और कितने हैं यहाँ पर टोटल? तो आपका 6 है, यानी कितना हो जाएगा? 6 × 1 यानी 6। और इनको जोड़ेंगे तो टोटल हमारा कितना आएगा?
8 हो जाएगा और यहाँ पर 7, यानी टोटल 78 होगा। तो अर्थात C6H6 का आणविक द्रव्यमान कितना होगा, 78 होगा। अगला क्वेश्चन, ग्रेफाइट होता है। जी हाँ दोस्तों, ग्रेफाइट होता है, कैसा होता है, विद्युत का सुचालक, विद्युत का कुचालक, दोनों, कुचालक और सुचालक इनमें से कोई नहीं है। जी हाँ, ग्रेफाइट जो होता है वो क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है, यानी अपवाद रूप में ग्रेफाइट अधातु होते हुए भी क्या करता है, विद्युत का चालन करता है। अगला क्वेश्चन कि इथाइल अल्कोहल का अणु सूत्र होता है। जी हाँ दोस्तों, जो इथाइल अल्कोहल होता है उसका अणु सूत्र क्या होता है, इथाइल अल्कोहल का अणु सूत्र CH3OH, C2H5OH या फिर C2H6OH या फिर C2H2OH। जी हाँ, इथाइल अल्कोहल यानी एथेनॉल, तो एथेनॉल का जो सूत्र होता है वो आपका क्या होगा, B हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, C2H5OH। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन 109 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। जी हाँ दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। तो आपको हम बताते चले कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहा जाता है, जी हाँ, बेंजीन के सदृश यौगिकों को। तो यहाँ पर बेंजीन है, जी हाँ, C नंबर पे देखिए बेंजीन है C6H6। तो ये कैसा हाइड्रोकार्बन है, तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। देखिए इसको पूछा गया है 2014 और 2021 दोनों साल। अगला क्वेश्चन कि निम्न में से किस हाइड्रोकार्बन के 3 आबंध होते हैं। जी हाँ, निम्न में से किस हाइड्रोकार्बन के 3 आबंध होते हैं आपको बतलाना है, CH4, C2H6, C3H4 या C3H8। जी हाँ, यहाँ जो राइट आंसर होगा वो आपका C होगा, C3H4 का। जी हाँ भैया, ये कैसे पता चलेगा कि इसमें कितने आबंध होते हैं, तो ये तो आपको याद करना पड़ेगा, नहीं तो आपको अगर संरचना सूत्र बनाने आता है तो आप पता कर सकते हो। देखिए यहाँ टोटल कितने कार्बन है, तो यहाँ टोटल 4 कार्बन ही है, और यहाँ माफ़ कीजिएगा कार्बन 3 है और हाइड्रोजन कितने हैं, मात्र 4 है। तो इनका जब हम संरचना सूत्र बनाएंगे तो यहाँ पर कितने हमको कार्बन लिखना होगा। जी हाँ, 3 कार्बन है, और हाइड्रोजन कितने हैं, तो जी हाँ, हाइड्रोजन हमारे पास मात्र कितने हैं, हाइड्रोजन हमारे पास 4 हाइड्रोजन ही है। यानी एक इस कार्बन के साथ हमने क्या किया, 3 हाइड्रोजनों को लगा दिया। जी हाँ दोस्तों, अगर हमने यहाँ पर 3 हाइड्रोजनों को लगा दिया तो इस कार्बन और इस कार्बन के बीच क्या बनेगा, सिंगल बंध बनेगा, लेकिन इन कार्बनों के बीच क्या बनेगा, ट्रिपल बंध बनेगा, और यहाँ पर जो है एक हाइड्रोजन इससे क्या होगा, जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर त्रिआबंध बन रहा है, तो इसलिए यहाँ पर जो होगा C3H4 में क्या होगा, 3 आबंध होगा। अगला क्वेश्चन कि निम्न में कौन युग्म समावयवी है। जी हाँ, निम्न युग्मों में से कौन सा युग्म जो है वो समावयवी है, ये आपको बतलाना है। C2H6 और C6H6 का। अगला है C5H10 और C6H12 का। अगला है कि C2H5OH और CH3OCH3 का, या फिर CH4 और C2H6 का। जी हाँ, आपको बतलाना है कि निम्न में कौन युग्म समावयवी है। जी हाँ, तो इन यौगिकों में ये जो C नंबर है C2H5OH, जी हाँ, ये यानी एथेनॉल और CH3OCH3 ये जो यौगिक है ये क्या है, समावयवी कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन 112 नंबर पे हम लोग चलते हैं। 112 नंबर क्वेश्चन है कि एथेनॉल या अल्कोहल का क्रियाशील मूलक है। जी हाँ दोस्तों, एथेनॉल या अल्कोहल का क्रियाशील मूलक क्या है, OH, CHO, COOH या फिर 7CO। जी हाँ, बहुत ईजी सवाल 2013, 19 और 20 में ये सवाल जो है पूछा जा चुका है। एथेनॉल या अल्कोहल का क्रियाशील मूलक होता है, जी हाँ, OH होता है। अगला सवाल कि निम्न में से कौन सहसंयोजी यौगिक है। जी हाँ दोस्तों, निम्न में से कौन सहसंयोजी यौगिक है, CH4, NaCl, CaCl2 या Na2O। जी हाँ, तो यहाँ सहसंयोजी यौगिक पूछ रहा है, तो इसमें सहसंयोजी यौगिक आपका कौन सा होगा, ए हो जाएगा CH4 यानी मेथेन जो होगा यह सहसंयोजी यौगिक होगा। क्यों, क्योंकि इसमें कार्बन और हाइड्रोजन के बीच क्या होगा कि इलेक्ट्रॉनों का साझा होगा, और ये तीनों के तीनों क्या है, आयनिक यौगिक हैं, क्योंकि इनमें क्या है, धातुएं हैं।
तो जी हाँ, जिस यौगिक में भी धातु हो वहाँ कभी भी सहसंयोजक यौगिक नहीं बनेगा, वहाँ हमेशा आयनिक यौगिक बनेगा। और जिसमें केवल धातु हो वहाँ क्या बनेगा, सहसंयोजन बंध बनेगा, अर्थात उसे हम सहसंयोजी यौगिक कहेंगे। तो आपका राइट आंसर ए हो जाएगा, CH4। अगला क्वेश्चन कि COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, COOH क्रियाशील मूलक को किस नाम से जानते हैं, कीटोन, एल्डिहाइड, अम्ल या फिर ईथर। जी हाँ, COOH ये क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्रियाशील मूलक है। तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, अम्ल। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, CHO क्रियाशील मूलक को क्या कहा जाएगा। जी हाँ दोस्तों, 2012 के ए और सी दोनों में ये आया है क्वेश्चन, CHO क्रियाशील मूलक को क्या कहा जाएगा, कीटोन, एल्डिहाइड, अल्कोहल या कोई नहीं। जी हाँ, CHO जो है इसे एल्डिहाइड कहा जाएगा। अगला क्वेश्चन 116 नंबर कि N2 अणु में नाइट्रोजन परमाणुओं के बीच कितने सहसंयोजन आबंध होते हैं। जी हाँ, N2 यानी नाइट्रोजन अणु में नाइट्रोजन परमाणुओं के बीच कितने सहसंयोजक आबंध होते हैं। जी हाँ, ये क्वेश्चन पहले आ चुका है, इसका राइट आंसर आपका सी होगा, 3 आबंध होते हैं। अगला क्वेश्चन 117 बेंजीन का अणु सूत्र है। जी हाँ दोस्तों, बेंजीन का अणु सूत्र क्या होता है आपको बतलाना है, CH4, C2, H2, C6H6 या C2H4। जी हाँ, बेंजीन का जो अणु सूत्र होता है C6H6 होता है। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन सबसे कठोरतम तत्व कौन है। जी हाँ दोस्तों, ये भी क्वेश्चन आ चुका है, इस क्वेश्चन की भी पुनरावृत्ति हो रही है। सबसे कठोरतम तत्व कौन है, पत्थर, हीरा, कार्बन या ऑक्सीजन। जी हाँ, सबसे कठोरतम तत्व आपका हीरा है, राइट आंसर आपका बी होगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं 119 नंबर क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, 119 नंबर क्वेश्चन है कि अक्रिय तत्व कौन सा है। जी हाँ, अक्रिय का मतलब निष्क्रिय तत्व कौन सा है, कार्बन, हीलियम, सोना या हाइड्रोजन। जी हाँ, इनमें हीलियम जो है ये क्या है, अक्रिय तत्व है। 2011 में पूछा गया है ये भी सवाल। अगला क्वेश्चन क्लोरीन की संयोजकता क्या है। जी हाँ, क्लोरीन की संयोजकता कितनी होती है। तो क्लोरीन के चूंकि बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसे अपना स्टक पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, अर्थात इसकी जो संयोजकता होगी वो कितनी होगी, 1 होगी। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हाइड्रोकार्बन कौन है। जी हाँ, हाइड्रोकार्बन कौन है, H2O, C6H12O6, CO2, HNO3। जी हाँ, तो हाइड्रोकार्बन कहा किसे जाता है, जिस यौगिक में हाइड्रोजन और कार्बन हो उसे हम हाइड्रोकार्बन कहेंगे। तो देखिए बी नंबर ऑप्शन में कार्बन भी है और हाइड्रोजन भी है, और उसके बाद बाकी इन तीनों में से हाइड्रोजन तो है लेकिन कार्बन नहीं है। तो जो राइट आंसर होगा आपका बी होगा, C6H12O6। अगला क्वेश्चन कि OH का क्रियाशील समूह कौन सा है। जी हाँ, OH किसका क्रियाशील समूह है, या OH का क्रियाशील मूलक क्या है। तो OH का क्रियाशील मूलक आपका एल्कोहल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 123 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, एल्डिहाइड में उपस्थित प्रक्रियात्मक समूह या क्रियाशील समूह कौन सा होता है। जी हाँ दोस्तों, एल्डिहाइड में कौन सा क्रियाशील समूह होता है आपको बतलाना है, OH, CHO, CO या फिर COOH। जी हाँ दोस्तों, एल्डिहाइड में जो होता है CHO होता है, आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़कर हम लोग देखते हैं 124 नंबर सवाल को। 124 नंबर सवाल है कि सामान्यतः एथेनॉल को क्या कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, सामान्यतः एथेनॉल को किस नाम से जानते हैं, एल्कोहल, एल्डिहाइड, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो एथेनॉल को सामान्यतः एल्कोहल के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, सूर्य के प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा बदलने में सर्वाधिक सक्षम कौन है। जी हाँ, सूर्य के प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा में बदलने में सर्वाधिक सक्षम कौन होता है, आम, मकई, गन्ना या फिर सरसों। जी हाँ, सूर्य के प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा में सबसे अधिक बदलने में सक्षम कौन होता है। जी हाँ, गन्ना, क्योंकि गन्ना जो होता है इसमें सबसे ज़्यादा ऊर्जा यानी ग्लूकोज पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, एथेनॉइक अम्ल को सामान्यतः क्या कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, एथेनॉइक अम्ल को साधारणतः किस नाम से जाना जाता है आपको बतलाना है, सिट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, बेंजोइक अम्ल या टार्टरिक अम्ल। जी हाँ, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, एसिटिक अम्ल कहा जाता है एथेनॉइक अम्ल को साधारण भाषा में। अगला क्वेश्चन, एसिटिक अम्ल के कितने प्रतिशत विलयन को सिरका कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, एसिटिक अम्ल के कितने प्रतिशत विलयन को सिरका कहा जाता है, 1 से 2%, 2 से 3%, 3 से 4% या 4 से 5%। जी हाँ, राइट आंसर आपका सी होगा, 3 से 4%
एसिटिक अम्ल को क्या कहा जाता है? सिरिका कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, शुद्ध एथेनोइक अम्ल का गलनांक कितना होता है? जी दोस्तों, जो शुद्ध एथेनोइक अम्ल होता है उसका गलनांक कितना होता है आपको बताना है। 120 केल्विन, 140 केल्विन, 200 केल्विन या 290 केल्विन? जी हाँ, राइट आंसर आपका डी होगा, 290 केल्विन। अगला क्वेश्चन, हाइड्रोजन के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध बनते हैं? जी हाँ दोस्तों, हाइड्रोजन के दो परमाणुओं के बीच में कितने आबंध बनते हैं? एक आबंध, द्विआबंध, त्रिआबंध या इनमें से कोई नहीं? जी हाँ, हाइड्रोजन के दो परमाणुओं के बीच एकल आबंध बनता है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन के बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन होता है और इसे अपना अष्टक पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो जो दो हाइड्रोजन होते हैं ये क्या करेंगे? एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा करके अपना अष्टक पूरा कर लेंगे। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? मेथेन, एथेन, एथीन या इनमें सभी? जी हाँ, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, एथीन जो है ये क्या है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोग का 131 कि 443 केल्विन तापमान पर एथेनॉल को अधिक सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करने पर एथेनॉल का निर्जलीकरण होकर क्या बनता है? जी हाँ दोस्तों, जब 443 केल्विन तापमान पर एथेनॉल को अधिक सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करने पर एथेनॉल का निर्जलीकरण होकर क्या बनेगा? एथाइन, एथीन, एथेन या फिर आयन? जी हाँ, इसमें क्या बनेगा आपको बताना है। एथाइन, एथीन, एथेन या आयन? जी हाँ, राइट आंसर बी होगा, एथीन बनेगा। अगला क्वेश्चन, सामान्य ब्यूटेन का संरचना सूत्र है। जी हाँ दोस्तों, सामान्य ब्यूटेन का संरचना सूत्र आपको बताना है। तो यदि आपको ब्यूटेन का अणुसूत्र पता होगा तो आप इसका संरचना सूत्र बता सकते हो। तो ब्यूटेन का अणुसूत्र क्या होता है? तो ब्यूटेन का अणुसूत्र जो होता है वो होता है C4H10। जी हाँ दोस्तों, C4H10। तो देखिए इसमें C4 कहाँ है? यहाँ पर C4 है और 4 4 8 हाइड्रोजन, 8 2 10 गो C4H10 हो गया। ये माफ़ कीजिएगा, C4H10 होता है। तो इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, यानी सामान्य ब्यूटेन का ये क्या है? संरचना सूत्र है। देखिए इसे 2019 में पूछा है। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं 133 नंबर क्वेश्चन। 133 नंबर क्वेश्चन है कि क्लोरीमीथेन का सूत्र होता है। जी हाँ, क्लोरोमीथेन, माफ़ कीजिएगा, क्लोरोमीथेन का सूत्र होता है। क्या होता है? CH4, CH3Cl, CH2Cl2 या C2H4? जी हाँ दोस्तों, आपको बतलाना है क्लोरोमीथेन का सूत्र क्या होता है। 2017 में ये सवाल आया हुआ है। तो क्लोरोमीथेन का जो सूत्र होता है वो होता है CH3Cl। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन विजातीय पदार्थ है? जी हाँ, निम्न में कौन विजातीय पदार्थ है? चूना पत्थर, खड़िया, संगमरमर या नमक? जी हाँ, इनमें विजातीय तत्व जो है नमक है। ये तीनों एक श्रेणी के हैं और ये विजातीय है। अगला, प्रोपेनॉन में उपस्थित कार्यात्मक समूह है। जी हाँ, प्रोपेनॉन, प्रोपेनॉन का मतलब क्या होता है? कीटोन। जी हाँ, कीटोन इसमें से किसका जो है, यानी कीटोन का समूह इन चारों में से कौन सा होगा आपको बतलाना है। OH, CHO, CO या फिर COOHC? जी हाँ, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका सी होगा। CO जो है ये क्या है? प्रोपेनॉन में प्रक्रियात्मक यानी क्रियाशील समूह है जो कि कीटोन का है। अगला क्वेश्चन 136 नंबर कि COH का प्रक्रियात्मक समूह निम्न में कौन है? जी हाँ, इस यहाँ पर जो क्रियाशील समूह दिया गया है यह किसका समूह है? कीटोन का, कार्बोक्सिलिक अम्ल का, एल्कोहल का या फिर एल्डिहाइड का? जी हाँ दोस्तों, राइट आंसर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। एल्डिहाइड का ये क्या है? क्रियाशील समूह है या प्रक्रियात्मक समूह है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं 137 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 137 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने कि प्रोपेन का आणविक सूत्र C3H8 है। इसमें क्या है? 7 गो सहसंयोजक आबंध है, 8 सहसंयोजक आबंध है, 9 सहसंयोजक आबंध है या फिर 10 सहसंयोजक आबंध है। जी हाँ दोस्तों, अब प्रोपेन
के बारे में पूछ रहा है तो प्रोपेन यानी C3H8 है, यानी इसमें कितने जो है टोटल सहसंयोजक आबंध बनेंगे। तो यदि आपको समझने में थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप इसका संरचना सूत्र बना सकते हैं। जी हाँ, को कार्बन है, 3 गो कार्बन है, तो 3 गो कार्बन को बनाइए और हाइड्रोजन कितने हैं, 8 गो है। जी हाँ, तो 8 गो हाइड्रोजन को आप कार्बन के इर्द गिर्द यानी अगल बगल क्या कीजिए, जोड़ दीजिए। तो जब जोड़िएगा इन सभी के साथ 8 गो हाइड्रोजन जुड़ेगा तो यहाँ टोटल कितना होगा, जरा देखिए तो 8 गो हाइड्रोजन हुआ और 9 और 1 10। जी हाँ, तो यहाँ जो है टोटल कितने आबंध बनेंगे, तो यहाँ जो टोटल आबंध बनेंगे यानी टोटल आबंधों की जो संख्या होगी वह संख्या कितनी होगी, 10। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा डी, 10 सहसंयोजक आबंध बनेंगे। अगला क्वेश्चन, क्लोरोफॉर्म का गलनांक कितना होता है। जी हाँ दोस्तों, क्लोरोफॉर्म जो होता है उसका गलनांक कितना होता है आपको बतलाना है। 290 केल्विन, 209 केल्विन, 156 केल्विन या फिर 90 केल्विन। जी हाँ, क्लोरोफॉर्म का जो गलनांक होता है वो क्लोरोफॉर्म 290 केल्विन पर क्या होता है, गलना शुरू कर देता है। अगला क्वेश्चन, मेथेन यानी CH4 का गलनांक बिंदु है, मेथेन जो होता है वो कितने केल्विन पर गलना शुरू कर देगा, ये आपको बतलाना है। 111 केल्विन, 156 केल्विन, 90 केल्विन या फिर 351 केल्विन। जी हाँ, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, 90 केल्विन पर मेथेन का जो अणु होता है वो गलना शुरू कर देता है। अगला क्वेश्चन, कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है। बहुत ही जी सवाल, कार्बन की परमाणु संख्या 6 होती है। अगला सवाल, भूपर पट्टी में खनिजों जैसे कार्बोनेट, हाइड्रोजन, कार्बोनेट, कोयला एवं पेट्रोलियम के रूप में कार्बन की उपस्थिति है। जी हाँ, यानी इस रूप में कार्बन जो है कितने प्रतिशत रूप में विद्यमान है यानी पाया जाता है, 0.01, 0.02, 0.03, 0.04। जी हाँ, राइट आंसर बी होगा, 0.02% के रूप में। अगला क्वेश्चन, 1828 में अमोनिया सल्फेट से यूरिया का निर्माण किसने किया था। जी हाँ, 1828 ईस्वी में अमोनिया सल्फेट से यूरिया का निर्माण किस वैज्ञानिक ने किया था। आपको उस वैज्ञानिक का नाम बताना है, फ्रेडरिक होलर, न्यूटन, चैडविक, इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, राइट आंसर ये होगा, फ्रेडरिक होलर ने किया था। अगला क्वेश्चन, एथेन का आणविक सूत्र होता है। जी हाँ दोस्तों, एथेन का आणविक सूत्र होता है, ये भी क्वेश्चन लगता है 2-3 बार आ चुका है। एथेन जो होता है इसका आणविक सूत्र क्या होगा, तो C2H6 होगा एथेन का आणविक सूत्र। अगला क्वेश्चन 144, जी हाँ 144 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 144 नंबर क्वेश्चन है कि हेक्सेन का आणविक सूत्र है। जी हाँ, हेक्सेन, हेक्सेन यानी 6 गो कार्बन जिसमें हो। जी हाँ, 6 गो कार्बन इसमें है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। हेक्सेन का आणविक सूत्र C6H14 होगा। क्यों होगा, क्योंकि एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n। जी हाँ, CnH2n, जहाँ n क्या है कार्बनों के, यहाँ पर n क्या है कार्बन परमाणुओं की संख्या है। तो जी हाँ, हेक्सेन का मतलब यहाँ n की जगह 6 होगा, तो C6 6 दूनी 12। जी हाँ, आप +2 यानी 14, C6H14 आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि पेंटेन का आणविक सूत्र क्या है। जी हाँ दोस्तों, पेंटेन का आणविक सूत्र क्या होता है। जी हाँ, पेंटेन कह रहा है यानी 5 गो कार्बन, तो यहाँ 5 गो कार्बन किस में है, ए ऑप्शन में है, C5H12। अगला क्वेश्चन 146 नंबर, कार्बन की संयोजकता होती है। जी हाँ दोस्तों, कार्बन की संयोजकता जो है वह कितनी होती है, तो कार्बन की संयोजकता आपका ऑप्शन ए है 4, 3, 2 या 1। जी हाँ, 2019 में इस सवाल को पूछा गया है, तो कार्बन की संयोजकता 4 होती है, राइट आंसर ए होगा। अगला कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन परमाणु के बीच त्रिआबंध होते हैं वे क्या कहलाते हैं। जी हाँ, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच त्रिआबंध यानी 3 गो सहसंयोजक बंध बनते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, एल्केन, एल्काइन, एल्कीन या फिर इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, उन्हें कहा जाता है एल्काइन। अगला क्वेश्चन कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र कौन सा है। जी हाँ, ये क्वेश्चन भी रिपीट हो रहा है। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो ग्लूकोज का जो रासायनिक सूत्र है वो आपका ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है C6H12O6। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, C6H12O6। अगला सवाल, एल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं है। जी हाँ, इसमें अल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं है, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन या नाइट्रोजन।
जी हाँ दोस्तों, एल्कोहल में जो है नाइट्रोजन उपस्थित नहीं है। एल्कोहल में कार्बन होता है, ऑक्सीजन होता है और हाइड्रोजन भी होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और 150 यानी 150 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 150 नंबर क्वेश्चन है आप लोग के सामने कि वनस्पति तेलों में होती है। जी हाँ दोस्तों, वनस्पति तेलों में होती है, यानी वनस्पति तेलों में क्या होती है। देखिए इस क्वेश्चन को भी 2021 में पूछा गया है। तो वनस्पति तेलों में क्या होती है आपको बतलाना है। लंबी संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखलाएं, लंबी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखलाएं, लघु असंतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखलाएं या लघु संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखलाएं। जी हाँ, जो वनस्पति तेल होते हैं उनमें क्या होता है, लंबी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की श्रृंखलाएं पाई जाती है। अगला सवाल, ऑक्सीजन की संयोजकता है। जी हाँ दोस्तों, ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है, जल्दी से बतलाइए। 1, 0, 2 या फिर 3। तो जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है, 2 होती है। अगला क्वेश्चन, ब्यूटेन के कितने समावयवी संभव है। जी हाँ दोस्तों, ब्यूटेन के मैक्सिमम कितने समावयवी जो है वो संभव है आपको बतलाना है। तो ब्यूटेन के जो मैक्सिमम समावयवी है वो 2 संभव है। अगला क्वेश्चन, अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात होता है। जी हाँ, अमोनिया के अणु में। तो अमोनिया का सूत्र क्या होता है दोस्तों, अमोनिया का होता है NH3, यानी नाइट्रोजन 1 है और हाइड्रोजन कितना है, 3 है। तो अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात क्या होगा, 3:1, 2:1, 1:2 या 1:3। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, 1:3। अगला सवाल, एक अणु सूत्र परंतु विभिन्न संरचना सूत्र वाले यौगिक क्या कहलाते हैं, समावयवी, अपरूप, उत्प्रेरक या बहुलक। जी हाँ, एक अणु सूत्र परंतु विभिन्न संरचना वाले यौगिकों को क्या कहा जाता है, समावयवी कहा जाता है। अगला सवाल 155 नंबर, निम्न में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। जी हाँ दोस्तों, निम्न में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, CH4, C2H6, C2H4 या इनमें से सभी। जी हाँ, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को आपको बतलाना है। तो यहाँ C नंबर जो है ये क्या है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं 156 नंबर क्वेश्चन क्या है। तो 156 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है कि OH अभिक्रियाशील मूलक वाले यौगिक का नाम क्या है। जी हाँ, OH अभिक्रियाशील वाले यौगिक का नाम क्या है, तो इसे अल्कोहल कहा जाता है। जी हाँ, ये भी क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। अगला क्वेश्चन, कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके देता है। जी हाँ दोस्तों, कैल्शियम कार्बाइड है यहाँ पर, कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके देता है, क्या देता है, एल्केन, एथेन, एथीन या फिर एथाइन। जी हाँ दोस्तों, राइट आंसर आपका डी होगा, एथाइन देता है। अगला क्वेश्चन, एथिल अल्कोहल का यूपीएससी नाम है। जी हाँ, एथिल अल्कोहल का यूपीएससी नाम एथेनॉल, 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 एथेनॉन या एथेनोइक अम्ल। जी हाँ, यूपीएससी नाम पूछ रहा है तो एथेनॉल का यूपीएससी नाम एथेनॉल होता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन कार्बन के अपरूप है, ग्रेफाइट, हीरा, फ्लोरीन, इनमें सभी। जी हाँ, इनमें सभी जो है ये क्या है, कार्बन के अपरूप होते हैं। अगला क्वेश्चन, कि निम्नलिखित में कौन कमरे के ताप पर द्रव है। जी हाँ दोस्तों, कमरे के ताप पर द्रव कौन होगा, एथेन, एथाइन, एथेनॉल या फिर मीथेन। जी आपको बताना है कि कमरे के ताप पर इनमें से कौन जो होगा वो द्रव अवस्था में होगा। तो कमरे के ताप पर जो एथेनॉल है ये क्या होता है, द्रव अवस्था में होता है। तो राइट आंसर आपका क्या होगा, सी हो जाएगा। तो इस प्रकार से 1 से लेकर 160 तक हमने सारे क्वेश्चनों को नॉन स्टॉप देखा और एग्जाम के दृष्टिकोण से ये सारे क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है, अगर आपको भी हमारे वीडियो से थोड़ा सा भी जानकारी मिल रहा है, आपको आपके ज्ञान में वृद्धि हो रही है, तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिल सके और आपके लिए हम और ज़्यादा मेहनत करके इससे भी बेहतर वीडियो हम आपके लिए लाएँ, जिससे कि आपके ज्ञान में इजाफा हो। तो चलिए वीडियो को अंत करते हैं। जय हिंद दोस्तों।